नमस्कार दोस्तों, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी नारी में। आप पीएचडी करना चाहते हैं या पीएचडी के लिए आपने अप्लाई किया है या इस साल आप पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे, तो पीएचडी में अप्लाई करने का क्या कंप्लीट प्रोसेस होता है, आज की वीडियो में हम इसी पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पीएचडी कहाँ से करते हैं। सभी यूनिवर्सिटी भारत की और भारत से बाहर की भी, हम भारत के अंदर पीएचडी करने की प्रोसेस की बात कर रहे हैं। भारत के सभी विश्वविद्यालय अपने अपने विश्वविद्यालय में अलग अलग विषयों में पीएचडी करने के लिए उसकी वैकेंसी या सीट निकालते हैं और अपने विश्वविद्यालय के साइट पर, अपने इंस्टीट्यूशन के साइट पर उसका नोटिफिकेशन भी दिया जाता है। बाकायदा उसकी वैकेंसी निकलती है जिसमें आपको अप्लाई करना होता है। कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब पीएचडी करने के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है वो क्या होनी चाहिए। यदि आप पीजी हैं, आपने पीजी कंप्लीट कर लिया है, तो आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हैं। अब एक प्रश्न और आता है कि क्या पीएचडी करने के लिए नेट जेआरएफ होना अनिवार्य है। तो अभी तक पीएचडी करने के लिए नेट जेआरएफ होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप नेट या जेआरएफ हैं तो निश्चय ही आपको प्रेफरेंस दिया जाता है पीएचडी में एडमिशन के लिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, पीजी होने चाहिए आप अपने विषय से। एज लिमिट की बात करूं तो पीएचडी करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ना कोई लोअर एज लिमिट है ना कोई अपर एज लिमिट है। आप किसी भी एज में यदि आपने पीजी कर लिया है तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे होता है पीएचडी में एडमिशन, उसके लिए जो भी यूनिवर्सिटी अपने यूनिवर्सिटी में इसकी सीट निकाल रही है उन सभी सीटों पर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम करवाती है। यह एंट्रेंस एग्जाम कैसा होता है, यह एंट्रेंस एग्जाम आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पर ही आधारित होता है। इसका सिलेबस कंप्लीटली, जैसे फर्स्ट पेपर होता है जो कॉमन पेपर होता है, दूसरा आपके सब्जेक्ट का पेपर होता है। पूरी तरीके से जो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है उसी सिलेबस पर यूजीसी का ये जो यूनिवर्सिटी में पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम है उसके सिलेबस भी उसी पे लगभग उसी से सिमिलर होते हैं। कुछ टॉपिक हो सकता है कम ज्यादा हो जाए, लेकिन प्रॉपर जो होता है वो यूजीसी नेट के सिलेबस ही मिलता जुलता होता है। प्रश्न हो सकता है कि कोई एक ही में अलग अलग यूनिवर्सिटी है तो कुछ कम 50 प्रश्न करे, कुछ 100 प्रश्न करे, ये क्राइटेरिया थोड़ा थोड़ा अलग अलग यूनिवर्सिटी का चेंज हो सकता है, लेकिन पूरा एग्जाम अभी भी एंट्रेंस एग्जाम में एमसीक्यू ही करवाया जाता है। ऐसा पहले होता था कि जो लोग नेट या जेआरएफ हैं उनको रिटन एग्जाम से एग्जाम्प्टेड कर दिया जाता था। आज भी कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो यदि आप नेट है या जेआरएफ हैं तो आपको ये रिटन एमसीक्यू के एग्जाम नहीं देना होता है, आप सीधे इंटरव्यू के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब ज्यादातर यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ नेट जेआरएफ वाले बच्चों को भी एंट्रेंस एग्जाम, रिटन एंट्रेंस एग्जाम देना कंपल्सरी कर दिया। उसके बगैर आप पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, आपने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में जो भी बच्चे सेलेक्टेड होते हैं रिटन एग्जाम के थ्रू उन्हीं बच्चों का होता है। अब यहाँ पर इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, तो नॉर्मली आपको एक सिनॉप्सिस तैयार करने के लिए बोला जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी सिनॉप्सिस हैंड रिटन या टाइपिंग सिनॉप्सिस का पूरा फॉर्मेट आपसे मांगती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी फॉर्मेट नहीं मांगती हैं, लेकिन हाँ आपके पास एक सदा एक टॉपिक जरूर होना चाहिए जो कि इंटरव्यू के समय आप उसका प्रेफरेंस दे सके कि आपको किस पे रिसर्च करना है। कंप्लीट हाइपोथेसिस आपको जरूर बना लेना है अपने सिलेबस या अपने टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, जब आप इंटरव्यू देते हैं उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है, आपका सिलेक्शन हो गया। अब फाइनल सिलेक्शन के बाद पीएचडी का प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है, आपको अपने यूनिवर्सिटी में एनरोल करना होता है। उसके बाद शुरू होती है आपका कोर्स वर्क। कोर्स वर्क 6 महीने का ही होता है। कोर्स वर्क 6 महीने कंप्लीट करने के बाद आपका एक इंटरनल एग्जाम लेती है यूनिवर्सिटी। ये जो एग्जाम है वो आपके कोर्स वर्क में ही से ही पूछा जाता है। कोर्स वर्क की बाकायदा पूरी क्लासेस चलती हैं जिसमें आपको पीएचडी कैसे करनी है इसकी बारीकियों पे, उसके प्रक्रिया के बारे में इस कोर्स वर्क में आपको बताया जाता है। उसके बाद आप कोर्स वर्क 6 महीने के बाद आपको एग्जाम देते हैं और इस कोर्स वर्क में आपको पास होना भी जरूरी है। एक कोर्स वर्क खत्म करने के बाद, मतलब 6 महीने के बाद, एक डीआरसी की मीटिंग होती है, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी की मीटिंग होती है, जिसमें आपको स्कॉलर को उसके सुपरवाइजर दिए जाते हैं। सुपरवाइजर के लिए, मतलब गाइड के लिए, स्कॉलर अपना प्रेफरेंस भी दे सकता है कि आपको किसके अंडर में रिसर्च करना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी की फॉर्मेलिटीज होती है और आपको आपके सुपरवाइजर मिलते हैं। सुपरवाइजर मिलने के बाद होती है टॉपिक फाइनल करने की प्रक्रिया। इसके लिए भी एक डीआरसी मीटिंग होती है जिसमें बच्चा अपने सिनॉप्सिस जिस पे आपको रिसर्च करनी है उस पे एक फाइनल सिनॉप्सिस तैयार करता है और डीआरसी में आपकी वो रिसर्च टॉपिक का जो फाइनल सिनॉप्सिस होती है रिसर्च करने के लिए, ठीक है, वो जो होता है फाइनलाइज होता है कि अब आपको आगे के 3-5 जितने ही साल भी आपने पीएचडी करनी है वो किस लाइन लेंथ पे करनी है। ठीक,
टॉपिक क्या, अब स्टार्ट हो जाएगा आपका रिसर्च, मतलब पीएचडी का जो मेन प्रक्रिया है वो यहाँ से शुरू होती है। और अब तमाम अलग अलग लोगों से हटके आपका जो डायरेक्ट संबंध होता है आपके गाइड से अधिक होता है। ठीक, अब गाइड आपको इंस्ट्रक्ट करता है, आप गाइड से सलाह लेते हैं या ले सकते हैं। ये आप कितना सलाह लेते हैं, गाइड आपको कितना इन्फ्लुएंस करता है, ये नॉर्मली स्कॉलर और उसके सुपरवाइजर के मध्य ही है। रिसर्च मिनिमम कितने सालों में किया जा सकता है, 3 साल में मिनिमम आप रिसर्च कंप्लीट कर सकते हैं। पहले ये जो टाइम था वो 2 साल था, अब जो टाइम है उसको बढ़ा करके 3 साल कर दिया गया है। मैक्सिमम क्या लिमिट है, सामान्यतः तो लोग ये प्रेफरेंस करते हैं कि 5 साल में आप अपनी पीएचडी खत्म कर दीजिए। 5 साल के बाद आपको 6 महीने का और एक्सटेंशन दिया जाता है। उसके बाद यदि आप पीएचडी अपने खत्म नहीं करते हैं तो उसको एक टाइम लिमिट बांध दिया जाता है, लेकिन पीएचडी आपकी रद्द नहीं की जाती। अभी तक पीएचडी रद्द करने की प्रोसेस अभी नहीं है। जब तक आपके पीएचडी में कोई फॉल्ट या कोई गलती बड़ी नहीं पाई जाती तब तक पीएचडी रद्द नहीं कर दी जाती है। लेकिन मैक्सिमम पीरियड बहुत ज्यादा एक्सट्रीम आप ना खींचो तो बेहतर है। एक टाइम ड्यूरेशन के प्रति, एक रिस्पेक्टेड टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप अपनी पीएचडी समाप्त कर लें। ठीक है, अब ये तो हो गया एक सिंपल से फंडामेंटल बातें कि पीएचडी में अप्लाई कैसे करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं। अब कुछ प्रश्न जो मेरे पास इसके अलावा एक्स्ट्रा भी आया है कि पीएचडी करने पर यदि आप नेट जेआरएफ हैं तो फेलोशिप कब से स्टार्ट होती है। तो जिस दिन से आपने यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड कर दिया, फीस सबमिट करके आप एनरोल हो गए, एनरोलमेंट नंबर आपको जब से मिलता है तब से आपकी फेलोशिप स्टार्ट हो जाती है। एक प्रश्न और आया था कि मैं पीएचडी जो है करते हुए मुझे 1 साल हो गया है, अब मेरा जेआरएफ हुआ है, तो क्या मुझे फेलोशिप जेआरएफ पहले पीएचडी के टाइम से मिलेगी या जब से मैंने जेआरएफ किया है। तो मैं बता दूं, जब से आपने जेआरएफ स्टार्ट किया है तब से आपकी फेलोशिप मिलना स्टार्ट होती है। बैक डेट से जाकर के फेलोशिप नहीं मिलती है। आपने जिस डेट से जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई किया है उस दिन से आपको फेलोशिप मिलना स्टार्ट होगी। पीएचडी का प्रोसेस क्या होता है, आपने चैप्टर बनाया, अब चैप्टर आप अपने गाइड को दिखाते रहते हैं और चैप्टर पर चैप्टर जो है वो 1-2 साल में आप कंप्लीट करते रहते हैं। 2 साल के बाद आपका फिर से एक डिपार्टमेंटल मीटिंग होती है जिसमें आपके 2 चैप्टर लगभग कंप्लीट होने चाहिए। यदि आप जेआरएफ हैं तो जेआरएफ से एसआरएफ कन्वर्ट होता है, जिसके लिए प्रॉपर एक मीटिंग आपका वाइवा होता है जिसमें 2 चैप्टर आपके मिनिमम कंप्लीट होने ही चाहिए, ऐसा यूनिवर्सिटी मांगती है। उसके बाद आपका जो एक डिपार्टमेंटल फॉर्मेलिटी होती है और आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप से सीनियर रिसर्च फेलोशिप एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया नॉन जेआरएफ वालों के साथ भी होती है। ठीक, उसके बाद आप अपने पीएचडी करते हैं। और अगर फाइनल की बात करूं तो फाइनल सबमिशन करने, जब आपने पीएचडी पूरी अपनी थीसिस लिख ली है उसके बाद आप एक फाइनल सिनॉप्सिस सबमिट करते हो। जो 3 साल या 5 साल जब आपने पीएचडी पूरी खत्म कर ली उसके बाद ये जो फाइनल सिनॉप्सिस होती है, ये फाइनल सिनॉप्सिस आपने अब तक क्या रिसर्च किया है उसके बेस पे बनाई जाती है। क्योंकि हम जब 5 साल पहले पीएचडी करना शुरू करते हैं तो उसमें उससे लेकर के इन 5 साल के समय के दौरान काफी सारे चेंजेस होते हैं, कई सारे आइडियाज मिलते हैं, कुछ नए उसमें जोड़ते हैं, कुछ हटाते हैं। तो वो एक तो पहले आपने सिनॉप्सिस जमा की थी, अब आप लास्ट टाइम में फाइनल सिनॉप्सिस जमा करते हो। फाइनल सिनॉप्सिस जमा करने के 3 से 6 महीने के बाद आप अपनी फाइनल थीसिस सबमिट करते हैं। फाइनल थीसिस सबमिट करने के बाद आपका जो थीसिस होती है वो 2 एक्सपर्ट के पास जाती है। 2 एक्सपर्ट आप जो होंगे वो आपकी यूनिवर्सिटी के बाहर के होंगे। वो एक्सपर्ट उसको चेक करते हैं और उस थीसिस पे अपनी राय देते हैं, अपनी एक रिपोर्ट देते हैं आपकी यूनिवर्सिटी या आपके डिपार्टमेंट को। उसके बाद वो रिपोर्ट अगर पॉजिटिव है, आप उसमें पास हैं, फिर आपका फाइनल जो वाइवा होता है वो होता है जिसमें एक एक्सपर्ट आते हैं, एक इंटरनल एक्सपर्ट होते हैं और डिपार्टमेंट के एचओडी, यूजीसी आपकी जो यूनिवर्सिटी के जो यूजीसी सेल है उसके मेंबर, तमाम ऐसे लोग होते हैं जिनके प्रेजेंस में आपका जो है फाइनल वाइवा होता है। आज इस समय जब से कोविड हुआ है, यह फाइनल जो वाइवा है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। फाइनल वाइवा होने के बाद उसी समय आपका जो एक्सपर्ट आता है वो आप, यदि उसको कोई भी आपके थीसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, सब कुछ ठीक है, तो वह आपके पीएचडी को संस्तुति देता है, मतलब उसकी प्रक्रिया पूर्ण करता है और आपके पीएचडी को एक्सेप्टेंस देता है। यहाँ पर जो होती है वो पीएचडी की जो फॉर्मेलिटी है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद आप डिपार्टमेंट से आपको पहले एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट मिलता है और कुछ समय बाद आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये जो प्रक्रिया मैंने बता दी है अभी 5 से 7 मिनट में, ये प्रक्रिया 5 से 7 मिनट की नहीं होती है, काफी लंबा प्रोसेस है और बीच में बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न भी आते हैं, कई सारी घटनाएं होती है, कई सारे आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको भी आप मुझसे पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी, और अलग से भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं फिर से पीएचडी के लिए, पीएचडी कैसे होनी चाहिए, जो भी आपके प्रश्न आते हैं उन सबको लेकर के फिर से वीडियो आप बना करके आपके सामने जल्दी आऊंगी। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, फिर भी जो प्रश्न बचे रह गए हैं उनके साथ दोबारा मिलते हैं। शुभकामनाएं।